Hello friends, welcome you all. This lecture today is for CA Inter November 22 exam. Few students while solving RTP November 22 find that the objective question from direct text are little tricky and therefore they ask me for help. So this lecture is mainly for clearing your doubts in objective questions from RTP November 22. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला केस बेस्ड स्टडीज है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. केस सिनारियो दिया हुआ है. Hi-Tech Limited, a real estate development company, entered into an agreement with साक्षर. तो ये Hi-Tech Limited है, डेवलपर है. इसने साक्षर के साथ अग्रीमेंट किया. A resident individual on 25th June 19 को अग्रीमेंट किया. As per which साक्षर agrees to transfer a land at measuring 12 acres in New Delhi to Hi-Tech. Mr. Sakshar purchased such land on 14 July 17 for 80-50. अभी से आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये पॉइंट जेडीए से रिलेटेड है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट है, जहां पे रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपना प्रॉपर्टी, अपना लैंड और बिल्डिंग अगर हैंड ओवर किया जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के तहत किसी बिल्डर को, तो 45(5)A एप्लीकेबल होता है. और 45(5)A क्या बोलता है? जिस ईयर में आप जेडीए साइन करते हो उस ईयर में आपको टैक्स नहीं देना है. टैक्स कब देना है? जब इस बिल्डिंग का और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और एंटायर बिल्डिंग का सीसी आएगा. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है पहले ये पार्ट में लिख लेता हूं फटाफट. तो लैंड हमने परचेज किया था 14 जुलाई 17 को और 80,50,000 में खरीदा था. और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन कभी किया? 25 जून 19 को. तो याद रखना 1920 में ट्रांसफर हुआ है ना. और पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग यहां से यहां तक ही काउंट करेंगे लैंड का, है ना. और ये देखो 17 है, लैंड के लिए 2 इयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं. तो जुलाई 17 है और ये जुलाई 19 से पहले ही हैंड ओवर किया, मतलब इट इज लेस देन 2 ईयर. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गया. और याद रखना हमें टैक्स कभी देना है? जब भी सीसी आएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट. आगे देखते हैं. हाईटेक लिमिटेड हैज प्लान टू डेवलप अ हाई राइज सोसाइटी ऑफ 250 फ्लैट्स ऑन सच लैंड. तो 250 फ्लैट्स बनाएगा उस पे. इन कंसिडरेशन हाईटेक लिमिटेड पेड अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़ टू साक्षर. और हाईटेक लिमिटेड साक्षर को 1 करोड़ का कैश कंसिडरेशन देगा. 1 करोड़ ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के टाइम पे 1 करोड़ आपको कैश कंसिडरेशन मिल जाएगा. ठीक है, अग्रीमेंट साइन कभी हुआ? 25 जून 19 को. आगे क्या लिखा हुआ है? Sakshar on the date of 1 crore to Sakshar on the date of agreement and would provide 3 flats in the society to him as a final settlement. और अपने को 3 फ्लैट भी मिलेंगे, 3 फ्लैट मिलेंगे. The certificate of completion of society was issued by the authority as on 10/8/21. तो 10/8/21 को सीसी आ गया, है ना. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इन द सोसाइटी वॉज 251. ऑन सच डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 251 लैक्स था. तो 251 लाख एक फ्लैट का वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. सब्सिक्वेंटली ऑन 31 अगस्त 21 साक्षर सोल्ड 2 फ्लैट. अच्छा, मतलब सीसी आने के बाद हम लोगों ने क्या किया? 2 फ्लैट बेच भी दिया. 2 फ्लैट सोल्ड, 2 फ्लैट सोल्ड, है ना. मैं वापिस पढ़ता हूं. ऑन द सर्टिफिकेट डेट ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सोसाइटी वाज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑन 10/8. ऑन सच डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 251. सब्सिक्वेंटली ऑन 31 अगस्त 21 साक्षर सोल्ड 2 फ्लैट्स इन द सोसाइटी टू केविन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 270 लैक्स के लिए हम लोगों ने बेचा. व्हाइल द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट ऑन सच डेट वाज 298. तो जिस दिन हमने बेचा उस दिन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 298 था एक फ्लैट का. हमने बेचा है 2, लेकिन याद रखना. और कंसिडरेशन हम लोगों ने कितना चार्ज किया? इट वाज 270 फॉर 1 फ्लैट. तो 2 फ्लैट के लिए 540 और 298 इंटू 2 596. तो देखो, जब ये फ्लैट हम लोग बेच रहे हैं तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल किया, तो यहाँ पे सेक्शन 50C लग जाता है. और 50C क्या बोलता है? अगर आपने कैश कंसिडरेशन का 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मतलब आपने फ्लैट बेचा, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचे, लैंड और बिल्डिंग बेचा, और कंसिडरेशन इज
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो 540 का 110% कितना? 540 का 110% इज 994, 594। तो 594 से ज्यादा देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो सेक्शन 50C के हिसाब से हमें 596 पे तभी टैक्स लगेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट करने जैसा क्या है, सीसी आने के बाद हमने फ्लैट बेचा है, तो जेडीए का जो भी कंसीडरेशन होगा जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट का, वो टैक्स आपको देना है कभी, जब भी सीसी आएगा। सीसी कभी आया दोस्तों? 21-22। तो 21-22 में आप जेडीए का टैक्स दोगे, और सीसी आने के बाद आपने ये फ्लैट बेचा है। अगर ये फ्लैट आपने पहले ही बेच दिया होता, सीसी आने से पहले ही, तो जेडीए का टैक्स आपको देना पड़ता है 1920 में। ठीक है, अब याद रखना सेक्शन 545 है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? During the previous year 21-22, केविन हैज अर्नड अ सैलरी इनकम ऑफ 30,50,000। अच्छा, केविन का सैलरी इनकम दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में देख लेते हैं। केविन को ही हमने फ्लैट बेचा था और केविन का सैलरी इनकम दिया हुआ है। आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, साक्षर हैज परचेज्ड अ हाउस ऑन 8/9/21। अब बोलता है कि प्रोसीड्स जो भी मिला उससे हम लोगों ने 8/9/21 को फ्लैट खरीद लिया, घर खरीदा, सॉरी, परचेज्ड अ हाउस 8/9/21। तो 8/9/21, अच्छा ये बेचा कभी था? 31 अगस्त 21 को, 31 अगस्त 21, और 8/9/21 को हम लोगों ने घर खरीदा 47 लाख का, मतलब इसके बाद की बात है। 8/9/21 हाउस प्रॉपर्टी परचेज्ड, 47 लाख कंसिडरेशन है, एंड ऑक्यूपाइड फॉर वन रेसिडेंस, फॉर ओन रेसिडेंस। हम लोगों ने खुद के रहने के लिए ये घर खरीदा है, मतलब ये SOPR है। ठीक है, 47 लाख का। मिस्टर साक्षर हैज टेकन अ लोन ऑफ 35 lakhs। हमने 35 lakhs का लोन लिया था, 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, मतलब ये लोन जो भी आपने लिया है ये 35 lakhs है, और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 80% है। ठीक है, तो लोन इज इक्वल टू 80%, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना आएगा? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100% आएगा। 35 लाख डिवाइड बाय 80%, 43,75,000। हम लोगों ने 43,75,000 का घर खरीदा है, लोन लिया था हमने 35 lakhs, और हमने कंसिडरेशन पे किया 47 लाख। ठीक है, और ये कौन सा घर है दोस्तों? ये घर है SOPR, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। आगे क्या लिखा है ना, लोन हमने लिया था 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फ्रॉम SBI फॉर परचेज ऑफ सच हाउस विच वॉज सैंक्शन एंड डिसबर्स्ड एट इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम ऑन 1/8/21, और ये लोन सैंक्शन हुआ 1/7/21। ओके, लोन हम लोगों ने 1/7/21 को ही ले लिया था, लोन हमने पहले ही ले लिया था। कितना? 12% के हिसाब से 35 lakhs एट 12%। 1/7/21 को लिया, मतलब 1/7 से 31 मार्च 9 मंथ के लिए लोन उठाया इस साल। इंटरेस्ट तो हम लोग पे करते रहेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में भी। He does not own any residential house on the date of sanction of loan. Kevin and Sakshar do not opt for 115 BSE। तो देखो, अब ये लोन की बात कर रहा है, SOPR की बात कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है आपको याद होगा, हम लोगों ने सीखा था 80EEA। 80EEA क्या बोलता है? आपने जो भी लोन लिया उसका, जिस घर के लिए भी लोन लिया वो घर SOPR होना चाहिए, है ना। और SOPR में 2 लाख का डिडक्शन आप कहां पे क्लेम करते हो? हाउस प्रॉपर्टी में। एक्सेस का डिडक्शन आपको 80EEA में मिलेगा, और 80EEA में मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम लोग अलग से एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड पॉइंट है। लोन सैंक्शन कभी होना चाहिए? तो 1 अप्रैल 19 से
31 मार्च 22 के बीच में कभी भी, और जब भी लोन सैंक्शन हुआ तभी हमारे नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से सारे कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब हमें 80 का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। What would be the tax, if any, required to be deducted by Hi-Tech Limited in respect of agreement entered into with Sakshar? तो देखो, ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट की बात कर रहा है, हम लोगों ने जेडीए साइन किया था, है ना, हाईटेक के साथ। हाईटेक ने हमें कंसिडरेशन में 1 करोड़ दिया और 3 फ्लैट दिए, और टीडीएस कौन काटेगा? हाईटेक लिमिटेड काटेगा ऑफ कोर्स। आपको याद होना चाहिए इस पे सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 194 IC, और वो सेक्शन 194 IC क्या बोलता है? टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%, और किस पे कटेगा? ऑन कैश कंसिडरेशन। आपको फ्लैट मिला है, फ्लैट के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता है, 194 IC बोलता है कैश कंसिडरेशन जो भी मिला, कैश का मतलब कैश में मिला, अकाउंट पे चेक वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट, उस पे टीडीएस कटेगा। तो हमें कैश कंसिडरेशन 1 करोड़ मिला था दोस्तों, 10% ऑफ 1 करोड़ कितना होता है? 10 लाख होता है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ साक्षर इन रिस्पेक्ट ऑफ अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद हाईटेक लिमिटेड एंड इन विच ईयर इट वुड बी टैक्सेबल? तो कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, है ना? कैपिटल गेन का टैक्स पूछा है, कैपिटल गेन का टैक्स निकाल लेते हैं फटाफट। जेडीए वाला पॉइंट पूछा है, तो देखो ये हम लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये शॉर्ट टर्म असेट है, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल के अंदर ही जेडीए साइन किया था। तो लैंड शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। सेलिंग प्राइस में क्या लेना है दोस्तों? कैश कंसिडरेशन 1 करोड़ प्लस 3 फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और याद रखना, ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हम लोग कभी कर रहे हैं जब भी सीसी मिला। सीसी कभी मिला? 21, 22, और उस टाइम पे एक घर का वैल्यू था 251 लाख, और हमें 3 घर मिले 251 इंटू 3, तो कितना हो गया? 251 इंटू 3 प्लस 1, 8 करोड़ 53 लैक्स, ये टोटल सेल कंसिडरेशन हो गया। ट्रांसफर एक्सपेंस तो नहीं है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल कॉस्ट आएगा, शॉर्ट टर्म है, 80,50,000 में हमने खरीदा था, माइनस कर दो, $80,50,000, तो 7 करोड़ 72,50,000। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 7 करोड़ 72,50,000, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ साक्षर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 फ्लैट। अच्छा, 2 फ्लैट हमने जो केविन को बेचा था उसका कैपिटल गेन पूछा है ड्यूरिंग देयर 21, 22। फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस MCQ, assume that no cash consideration was paid by Hi-Tech Limited. ओके, तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि अगर कैश सीसी आने के बाद अगर आप फ्लैट बेचते हो तो इस फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा? तो जिस अमाउंट पे हमने टैक्स दिया है वो कॉस्ट होगा, जो अमाउंट हमारे लिए सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फ्लैट का। तो सेलिंग प्राइस था 853, 3 फ्लैट का, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आप इस फ्लैट को बेचते हो तो कॉस्ट प्राइस आपको 853 लेना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1 करोड़ का कैश कंसिडरेशन काउंट नहीं करना है, मतलब हमें कॉस्ट खाली 251 ही लेना है। तो वापस कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अभी मैं 251, है ना, 2 फ्लैट की बात कर रहा हूं। ये हमने कभी बेचा? ये भी हमने 2 साल के अंदर ही बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। FVOC कितना आएगा? तो सेलिंग प्राइस क्या दिया था? 2 फ्लैट को हमने बेचा था, अच्छा यहां पे मैंने बताया था 50C के हिसाब से 596 आ रहा था, है ना, विच वॉज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन।
तो 596 लैक्स, 2 फ्लैट बेचा हमने, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट क्या लेना है, तो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किया था एफबीओसी था। जेडीए के टाइम पे जो एफबीओसी होता है वो कॉस्ट होता है, लेकिन कैश कंसिडरेशन को इग्नोर करने बोला है। तो 251 इंटू 2 फ्लैट्स, 251 इंटू 2, तो 5 करोड़ 2 लैक्स, माइनस कर दो 596, तो 94 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 94 लाख, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ केविन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो केविन के एंगल से देख लो दोस्तों, हम लोगों ने ये पॉइंट सीखा, 298, 596 और 540, डिफरेंस कितना आ गया 56 का, 56 लाख का डिफरेंस है। अभी उसने ये फ्लैट खरीदा है एट लेस देन द कंसिडरेशन, तो सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 एप्लीकेबल होता है। और 56(2)(10) क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई अगर आपने परचेज किया इमूवेबल प्रॉपर्टी एट लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, है ना। तो डिफरेंस अमाउंट, एक और कंडीशन था, 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा जो भी डिफरेंस आया वो डिफरेंस 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 5 करोड़ 40 है, मतलब 54 लैक्स आएगा, उसका 10%। इन दोनों में से जो भी हायर है उससे भी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो 50,000 और 54 लाख दोनों में से ज्यादा 54 लाख है, एंड डिफरेंस इज 56 लाख, तो 56 लाख पे अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे सैलरी इनकम दिया हुआ था केविन का, केविन हैज अर्न्ड सैलरी इनकम। अच्छा, एक और यहाँ पे अर्न्ड सैलरी इनकम बोला है, मतलब ये ग्रॉस सैलरी है दोस्तों, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस करना बाकी है। ये वर्ड से भी आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनल अमाउंट दिया है टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस अमाउंट दिया है। तो ये 30 लैक्स हो गया, है ना। तो 30 लैक्स का क्या, 30 लैक्स का इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना 54 लैक्स, 56 लाख। ठीक है, 56 लाख, ये केविन के लिए क्या हो गया 86 लाख का टोटल इनकम। आंसर इज सी। आगे क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द टोटल डिडक्शन अवेलेबल अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू साक्षर फॉर द प्रीवियस ईयर। साक्षर के लिए डिडक्शन कितना अवेलेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन की मैं बात कर रहा था, हम लोगों ने लोन लिया है 35 लैक्स का, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग 9 मंथ के लिए पे कर रहे हैं, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, यहां पे रफली लिख देता हूं, 35 लैक्स इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 3,15,000। उसमें से क्या करना है, 3,15,000 में से 2 लाख तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन आप ले लो, और बचा कितना 1,15,000, इसका डिडक्शन आप 80 में ले लो, तो ये 24 और ये 80, टोटल 3,15,000 का डिडक्शन आपको इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ACDCB, ACDCB, ACDCB। ठीक है, अभी 6, 7, 8 4 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Mr. Raj, aged 65 year, is salaried person. He has taken a life insurance policy on his major son's name. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP है ना। लाइफ इंश्योरेंस में हमने सीखा था पॉलिसी खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे या बच्चों के नाम पे हो सकता है। 3 इन्वेस्टमेंट थे ATC में, अगर आपको याद होगा। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, दूसरा था
पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और तीसरा था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए हो सकता है, और बच्चों में कुछ कंडीशन नहीं था कि मेजर होने चाहिए, माइनर होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, सब अलाउड है। तो लाइफ इंश्योरेंस बच्चे के लिए पे किया, मेजर सन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी पे किया इसने 1 नवंबर 14 को, 1 नवंबर 14 को इसने पॉलिसी निकाला, मतलब ये पॉलिसी 2012 के बाद का है। तो मैक्सिमम कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। द सम अश्योर्ड ऑफ LIP इज 16 लाख, तो 16 लाख का 10% कम्स टू 1,60,000। याद है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने 1 अप्रैल 12 के पहले निकाला तो मैक्सिमम 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड इज अलाउड। इफ द पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 12 देन मैक्सिमम 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड इज अलाउड। एंड इफ द पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 13 फॉर हैंडीकैप or for those who are suffering from specified illness as referred to under section 80DDB, then maximum 15% of capital sum assured is allowed as deduction against life insurance premium। तो यहाँ पे 10% आएगा, हैंडीकैप वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आता है, 1,60,000। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही डिडक्शन मिलता है, ठीक है। इसने कितना पे किया, आगे लिखा है, एंड द प्रीमियम पेएबल इज 170, ठीक है। तो ATC में 170 और 160 विच एवर इज लेस। ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 1,60,000 आ गया। आगे देखते हैं, ही हैज ऑल्सो टेकन अ मेडिकल पॉलिसी ऑफ 10 लाख, 10 लाख का इसने मेडिकल पॉलिसी निकाला है फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ। ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है, 50,000। ये पॉलिसी अमाउंट हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पॉलिसी कितने का है उससे मतलब नहीं है, हमने प्रीमियम कितना पे किया वो देखना है, ठीक है। तो इसका 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल पॉलिसी इज वैलिड फॉर 5 years, और ये 5 साल का पॉलिसी है। आपने ये पॉलिसी निकाला कभी था, 1 नवंबर 21 को, और 5 साल का पॉलिसी है। ही हैज पेड वन टाइम प्रीमियम ऑफ 180, और हम लोगों ने वन टाइम प्रीमियम 180 पे किया, 1,80,000। अब ये भी पॉइंट आपको मैंने बताया था, याद होगा, कि अगर आप प्रीमियम लमसम में पेमेंट करते हो, है ना, फॉर मोर देन 1 year, तो आपको देखना चाहिए कि उसमें कितने कैलेंडर ईयर्स इन्वॉल्व है, कैलेंडर ईयर। अब इसने नवंबर 21 में पे किया, है ना, तो 21 का, अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से जाओ तो 21 का नवंबर दिसंबर 2 महीने ही आते हैं। 22 का पूरा 12 महीना आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, ये 12, ये भी 12, कितने हो गए, 1 2 3 4, और इसने टोटल 5 साल के लिए पे किया है, तो 26 भी आएगा। 26 में कितने महीने आएंगे, 10 मंथ, है ना, तभी ये 5 साल पूरा हो जाएगा। तो हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखना है कितने ईयर इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 ईयर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 1,80,000 को डिवाइड बाई 6 करना है ना, डिवाइड बाई 6, तो कितना आता है, 30,000 आता है पर एनम। तो 30,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें क्या था, 30,000 और मैक्सिमम 50,000, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 का डिडक्शन, ठीक है। और ATC में 1,60,000 है, लेकिन हमने सीखा था ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं, तो ATC का 1.5 लाख और 80D का 50, दोनों मिला के 2 लाख का डिडक्शन ये ले सकता है। सॉरी, यहाँ पे 30,000 है, विच एवर इज लेस, 30 और 50, तो कितना, 180 का डिडक्शन ले सकता है। व्हाट इज द टोटल डिडक्शन अवेलेबल टू राज, तो टोटल डिडक्शन 180 आ गया, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिस्टर करण कंप्लीटेड इन हिज MBA इन अप्रैल 21। करण ने अप्रैल 21 में MBA कंप्लीट किया एंड ज्वाइन XYZ लिमिटेड फ्रॉम 1 मई 21। मई 21 को ज्वाइन किया, मतलब इसको अप्रैल मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा, 11 महीने का कैलकुलेशन करना है। हिज बेसिक सैलरी इज 2,25,000, इसका बेसिक सैलरी 2,25,000 है, पर मंथ लिखा हुआ है। ही पेड 12% ऑफ बेसिक एज DA, और 12% बेसिक सैलरी का इसको DA मिल रहा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स RPF
एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 11% ऑफ बेसिक एंड डीए इसके आरपीएफ में, और इसका खुद का भी कॉन्ट्रीब्यूशन 11% ऑफ बेसिक प्लस डीए है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 31 मार्च 22 को टोटल इंटरेस्ट 49,325 मिल गया। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, इनकम कितना है ना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा है। इफ इट डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, अगर 115 बीएससी नहीं लिया तो सैलरी इनकम कितना, बीएससी लिया भी होता तो इसमें क्या फर्क पड़ता, सिर्फ डिडक्शन नहीं आएगा ना, डिडक्शन, अदरवाइज अलावेंस वगैरह तो दिया नहीं है, एचआरए वगैरह तो है नहीं। जरा फटाफट कर लेते हैं। तो बेसिक सैलरी, बेसिक कितना दोस्तों, 2,25,000 इंटू 11, 24,75,000, 24,75,000। डीए कितना है, डीए इज 12% ऑफ बेसिक, तो 12% 2,97,000। और क्या लिखा हुआ है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11%, इसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन तो सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, और वो कितना है, 11% ही है, वो भी किसका, ऑफिस पे एंड डीए दोनों का, ठीक है। तो 297 प्लस 2475 का 11%, 3,04,920, 304,920। अभी देखो मैंने आपको बताया था आरपीएफ में एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, और अपने को मिला ही है कंट्रीब्यूशन टोटल 11%, मतलब 100% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, टैक्स नहीं लगने वाला है, 11% ही मिला है, और गवर्नमेंट बोलता है 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उल्टा 12% ज़्यादा ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग 12% किसका देखते हैं, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर कमीशन नहीं है, इसलिए दोनों अमाउंट अगर आप देखोगे तो दोनों ही सिमिलर अमाउंट है, तो दोनों सेम आंसर आएगा 3,04,920, पूरा एग्जेम्प्ट, इन शॉर्ट 12% तक एग्जेम्प्ट है और अपना इनकम सिर्फ 11% ही है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला था, इंटरेस्ट भी मिला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट हमें टोटल कंट्रीब्यूशन पे मिला होगा, हमने जो कंट्रीब्यूट किया उस पे भी और बॉस ने कंट्रीब्यूट किया उस पे भी, 49,325 है दोस्तों। और ये भी आपने सीखा था एग्जेम्प्ट होता है 9.5% तक, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, कितना मिला पहले वो देखना पड़ेगा। तो 49,325 है, 49,325, 49,325 ये हमें मिला किस पे है, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉयर, और दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 3,04,920 इंटू 2, मतलब ये टोटल हमें मिला है 6,09,840 पे, ठीक है, दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मिला है। तो कितना परसेंट, अगर इसका परसेंट में निकालूं तो 49,325 है ना, डिवाइड बाय 6,09,840 इंटू 100, तो हमें जो इंटरेस्ट मिला वो 8.08% ही है, 09%, 8.09% है, और 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब ये फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये भी, इस पे भी टैक्स नहीं देना है। अभी आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कुछ अमेंडमेंट हुए थे इसमें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर है आरपीएफ का, एएसएफ का, एनपीएस का, इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, तो वो एक टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल परक्विजिट 17 to 7 सेक्शन में, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर नहीं है, अगर होता
तो एक्सेस अमाउंट पे टैक्स लगता। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, उस पर भी टैक्स लगता है, लेकिन वो दोनों पॉइंट इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज लेस देन 7,50,000। फिर एक दूसरा अमेंडमेंट आया था एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ का है ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह का कितना है, अप टू 2,50,000, तो उसके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन पे तो टैक्स देना ही नहीं है ना। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इनकम नहीं है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, तो कंट्रीब्यूशन पे टैक्स मत दो, लेकिन इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। कब? अगर आपका कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 250 है, समझो अगर 3 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया तो 50,000 के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक अमेंडमेंट हमने सीखा था, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट टोटल है 49,325 और ये किस पे है, 6,09,840 पे। इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब इसका 50% मैं निकाल देता हूं, 50% अपना इंटरेस्ट होगा, 49,325 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 24,663 है ना, क्योंकि ये टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 6,09,000 था, उस पर टोटल इंटरेस्ट इतना मिला। तो हमने सीखा था कि इसमें कंट्रीब्यूशन तो दोनों कर रहा है, इसका 6 लाख, इसका 3,04,920 है, मतलब ये हाफ है, तो इंटरेस्ट भी हाफ इसका। तो हमारे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितना मिला, 24। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 3,04,920 और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 24,663। ठीक है, तो इसमें से 2.5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 2.5 लाख का इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है। बचा कितना, 3,04,920 माइनस 2,50,000, 54,920 है इसका इंटरेस्ट। फाइंड आउट कर लो, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इंटू 24,663 डिवाइड बाय 3,04,920, 4,442 ना, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, 4,442 आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 24,75,000 प्लस 297 प्लस 4,442, 27,76,442 ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी है। इसने 115 बीएसी नहीं लिया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा विच इज 50,000 और माइनस 50,000 विच कम्स टू 27,26,442, 27,26,442 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, डी और ए, डी और ए। डी और ए, और लास्ट है अभी 8 का आंसर ए है, ये भी चेक कर लेते हैं, है ना, ए आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये सब फुल फ्लेश क्वेश्चन है। तो देख लो, मिसेस काजल, जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड लिमिटेड was paid a salary of ₹4,50,000 पर मंथ। इसका सैलरी 4,50,000 है पर मंथ। द अबो सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 50,000 पर मंथ, मतलब अपना सैलरी खाली 4 लाख ही है, 50,000 क्या है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हमने सीखा था टैक्सेबल होता है फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन, 3 टाइप के एम्प्लॉय मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर एम्प्लॉय, एंड दूसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, एन एम्प्लॉय हु होल्ड्स 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट ऑफ द सेम कंपनी इन विच ही इज एम्प्लॉयड, एंड द लास्ट एम्प्लॉय वाज एम्प्लॉय हुज कैश टैक्सेबल सैलरी फॉर द एंटायर ईयर एक्सीड्स 50,000। ठीक है, अभी इसका देखो पर मंथ का सैलरी 4.5 लाख है, मतलब साल का 50,000 से ज्यादा है, मतलब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो इसके लिए नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल होगा।
As per the terms of employment, tax on non-monetary perquisite is to be borne by Gold Limited. इसका एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स पे कर रहा है, तो वो हमारा बर्डन नहीं है, हमारे लिए वो एग्जेम्प्ट होगा इनफैक्ट, है ना। ये मैंने आपको बताया था 10(10)(c) में एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के लिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर को वो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट बिजनेस एक्सपेंस बोल के अलाउड नहीं होता है। एम्प्लॉयर कैन नॉट क्लेम डिडक्शन, है ना, एज बिजनेस एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉयर को टैक्स लग गया उस पर, तो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर को नॉट अलाउड है अंडर सेक्शन 40A, इफ यू कैन रिकलेक्ट। ठीक है, तो वो नहीं पे करना है हमें, बॉस पे करेगा। काजल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ इज 150, है ना। पीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मतलब 80C का डिडक्शन मिलेगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, है ना, बाय मेसर्स गोल्ड लिमिटेड। एम्प्लॉयर कितना टीडीएस काटेगा ऑफ फ्रॉम द सैलरी ऑफ काजल इफ शी इंटीमेटेड गोल्ड लिमिटेड टू ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, और ये 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स देना चाहती है, तो टीडीएस कितना कटना चाहिए। ठीक है, अभी टीडीएस में एक पॉइंट खाली याद रखना कि ये जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स है वो तो बॉस पे करने वाला है, तो बॉस अलग से पे कर देगा। तो मेरा इनकम कितना, तो मेरा तो खाली सैलरी हो गया, सैलरी का जो टैक्स लगेगा वही टीडीएस में कट होगा। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी कितना 4 लाख, तो बेसिक सैलरी 4 लाख इंटू 12 48 लाख। उसके बाद क्या था, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितना है ये 50,000, ना, ये 4 लाख इंटू 12 किया मैंने, 50,000 इंटू 12 कितना होगा, ये 6 लाख, टोटल कितना 54 लाख। ये ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ गया। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ गया ये, और डिडक्शन भी नहीं है। 115 बीएसी में आपने सीखा सेक्शन 16 का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो यही टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ गया, फाइनल अमाउंट जिस पे टैक्स देना है। एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि बीएसी में जा रहे हैं, तो बीएसी में इफ वी ऑप्ट फॉर बीएसी 115 बीएसी, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अंडर चैप्टर 6A इज अलाउड एक्सेप्ट 80JJAA, है ना, 80LA एंड 80CCD2। खाली 3 डिडक्शन मिलता है, 80CCD2, 80JJAA और 80LA। 80LA वैसे भी अपने सिलेबस में तो है नहीं, और वैसा कोई इन्वेस्ट डिडक्शन भी इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 80C है, उसको हमें इग्नोर करना है। तो ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, यही हमारा नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्स हमें देना है 54 लाख पे। और 115 बीएसी का आपको स्लैब याद होगा, उसमें 2,50,000 का, है ना, डिफरेंस था। हर एक 2,50,000 पे 5% का टैक्स बढ़ता है, और 15 लाख के बाद 30% टैक्स लगता है। तो जरा फटाफट टैक्स निकाल लेते हैं 54 लाख पे। टैक्स एट द रेट स्लैब रेट ऑन एनटीआई ₹54 लाख। तो 2,50,000 पे 0%, पहला 2,50,000 पे 0% नील, है ना। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% 12,500। नेक्स्ट 2,50,000 पे 10% 25,000। नेक्स्ट 2,50,000 पे 10% 15%, है ना, कितना 37,500। 2,50,000 15%, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 20% 50,000, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 25% 62,500। ठीक है, कितना हो गया ये 5 लाख 70 10 लाख 12 लाख 50 15 लाख हो गया, है ना। तो बैलेंस 15 लाख माइनस कर दो 54 लाख में, माइनस 15 लाख, बैलेंस 39 लैक्स, 9 लैक्स पे 30% इंटू 30%, 11,70,000।
टैक्स कितना आ गया टोटल? 62,500, 50, 37,500, 25,000 and 12,500, 1357,500. ठीक है, अभी देखो ये इनकम 54 लैक्स है, इट इज मोर देन 50 लैक्स, तो सरचार्ज लगेगा कितना? 50 लाख के ऊपर गया तो 10%, 135750, तो 14,93,250 आ गया। और सेस लगेगा 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, प्लस 4% विच इज टोटल 15,52,980। इतना टोटल टैक्स आ रहा है इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी पर विजिट, है ना। 1552 किस पे? 54 लैक्स पे हमें टैक्स 15,52,980 देना है। 54 लैक्स क्या है था? टोटल इनकम था जिसमें नॉन मॉनेटरी पर विजिट भी है, और मैंने आपको बताया नॉन मॉनेटरी पर विजिट का टैक्स तो बॉस पे करेगा अलग से, है ना, वो मेरे इनकम में काउंट भी नहीं होने वाला है। तो हमारे लिए इसमें टोटल 54 में हमारा इनकम खाली 48 लैक्स जिस पे टीडीएस कटना चाहिए। तो 48 लैक्स का टैक्स कितना? 6 लाख का टैक्स तो बॉस पे करेगा और वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, तो 48 लैक्स का कितना? इंटू 48 डिवाइड बाय 54 कितना हो गया? 13,80,427, 13,80,427। यस, सो द आंसर इज ए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझे होंगे अच्छे से। आई होप ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिवीजन लेक्चर होगा, उसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, एंड यू कैन आस्क मी फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स इन बिटवीन ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, in revision lecture. All the best. Bye bye.